नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कैबिनेट बैठक में लिए कई महत्वपूर्ण फैसले। कैबिनेट में हुई 22 मुद्दों पर चर्चा। देहरादून में स्वास्थ्य विभाग में निकली बम्पर भर्ती। सीएम ने की चीन और नेपाल सीमा की सामरिक महत्व वाली सड़कों की समीक्षा। रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने पर दिया जोर। सेनाओं को किया अलर्ट। बागेश्वर पहुंचे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे। मंत्री ने किया जिला भ्रमण। हरेला पर्व कार्यक्रम में हुए शामिल। सितारगंज में विकराल रूप में आई देवा नदी। कई घरों में घुसा नदी का पानी। ग्रामीण जरूरी सामान, बच्चे मवेशी लेकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। उत्तराखंड में बढ़े कोरोना के केस। मंगलवार को उत्तराखंड में 69 नए संक्रमित मिले। तो लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहा है कोरोना के मामले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। त्रिवेंद्र सिंह की कैबिनेट में आज 22 मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिसमें कैबिनेट ने 21 फैसलों पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट में सबसे महत्वपूर्ण फैसला मुख्यमंत्री राहत कोष को लेकर लिया गया है, जिसमें सरकार ने कोरोना वायरस काल के दौरान मुख्यमंत्री राहत कोष में आई 156 करोड़ की धनराशि का लेखा जोखा रखने का निर्णय लिया है। जानकारी देते हुए प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया है कि कैबिनेट में अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी फैसला लिया गया है। आवास विभाग, मुख्यमंत्री राहत कोष, सूचना विभाग के 2 इशू हैं और एग्रीकल्चर, श्रम, इस प्रकार ये विभिन्न विभागों से संबंधित विषय हैं। इन विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि जो मुख्यमंत्री राहत कोष में हमें पैसा दान में प्राप्त हुआ था, उसका पूरा हिसाब किताब आज मीडिया के माध्यम से इस प्रदेश की जनता के सामने हमने रखने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में जल जीवन मिशन की सभी जिलाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करी। उन्होंने कहा है कि जल जीवन मिशन एक समयबद्ध कार्यक्रम है। सभी जिलाधिकारियों को इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल के माध्यम से गुणवत्ता युक्त स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके लिए जिलाधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाओं एवं प्रबंधन के लिए अधिकार प्रदान किए गए हैं। गरीब लोगों के लिए 1 रुपए में कनेक्शन दिया जाएगा। इस साल योजना के लिए स्वीकृत हुए 1565 करोड़ रुपए में से 3.58 लाख घरों को कनेक्शन दिया जाएगा। उत्तराखंड के विद्यालय शिक्षा, पंचायती राज, खेल, युवा कल्याण मंत्री अरविंद पांडे असज चमोली के दौरे पर पहुंचे। चमोली भ्रमण के दौरान उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को भी सुना और पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करते हुए विद्यालयों में वृक्षारोपण भी किए। उन्होंने नारायण बगड़, शिमली, कर्णप्रयाग में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत प्रतिनिधि के टेंडर प्रक्रिया के विरोध में सवाल के जवाब में कहा कि कोरोना संक्रमण समाप्त, विकास कार्य गति से कार्य होंगे। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और मेन पावर की भी कमी है और जैसे जैसे अनलॉक होगा, क्योंकि हमारी अभी गांव की पंचायत का इस छोटी सरकार बनी हुई अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ। इनके बनते ही शपथ लिया, शपथ लेते ही तो उसके बाद ये कोविड-19 की समस्या आ गई। थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए और बिल्कुल जो भी नियमों कानूनों के तहत बनता होगा इनकी मदद कीजिए।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपित व 5 लाख के नामी बदमाश विकास दुबे की लोकेशन बिजनौर में मिलने के बाद नैनीताल पुलिस अलर्ट पर हो गई। इसी को देखते हुए लाल कुआं कोतवाली पुलिस द्वारा सड़कों एवं लाल कुआं से लगे अन्य जिलों की सीमाओं पर विशेष सतर्कता बरतते हुए आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा क्षेत्र से सटे वन क्षेत्रों में भी नजर रखी जा रही है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी बलजीत सिंह बाकुनी ने बताया है कि यूपी पुलिस ने विकास दुबे पर 5 लाख का इनाम रखा है तथा उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार विकास दुबे की तलाश में जगह जगह दबिश भी दे रही है। विकास दुबे वहां पुलिस को चकमा देकर उत्तराखंड में घुसने की फिराक में है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस पहले से ही अलर्ट पर है। हम इस संबंध में सभी स्टेटों की पुलिस सतर्क दृष्टि बनाए हुए है और हमारे क्षेत्र में जितने भी पिकेट गश्त जो जारी है उन सभी कर्मचारियों को यथोचित दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस विकास दुबे के संबंध में कोई भी अगर सूचना मिलती है पर्याप्त सुरक्षा बल के साथ उसमें कार्रवाई करेंगे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां नगरपालिका बाड़ाहाट उत्तरकाशी के अधिशासी अधिकारी सुशील कुमार कुरेल के पुलिस ने धारा 420 और 409 के तहत गिरफ्तार करके कोर्ट के समक्ष पेश करके 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। बताते चले कि अधिशासी अधिकारी सुशील कुमार पर सरकारी पद में रहते हुए धन का गबन और धोखाधड़ी का आरोप में पुख्ता सबूत मिलने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करी। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार प्रयासरत हैं। वही वजह है कि प्रदेश बनने के बाद त्रिवेंद्र सरकार में सबसे ज्यादा डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। वहीं आज मुख्यमंत्री ने शेष बचे 763 डॉक्टरों के पदों को भरने के लिए चिकित्सा चयन बोर्ड को पत्र लिखकर जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी किए। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में 1020 स्टाफ नर्सेस भी हैं। सीधी नियुक्ति के साथ ही अन्य विभागों में भी भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। 763 डॉक्टर की कर रहे हैं, 1020 के करीब हम स्टाफ नर्स की स्वीकृति हमने दी है और उसके लिए जो हमारा 763 डॉक्टर की कर रहे हैं, 1020 के करीब हम स्टाफ नर्स की 763 डॉक्टर्स की कर रहे हैं, 1020 के करीब हम स्टाफ नर्स की स्वीकृति हमने दी है और उसके लिए जो हमारा मेडिकल चयन बोर्ड है उसके लिए उनको चिट्ठी लिख दी गई है और जो स्टाफ नर्सेस की भर्ती होगी उसको भी हम बहुत जल्दी भरेंगे। अन्य विभागों में भी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट बद्रीनाथ धाम पहुंचकर बद्रीनाथ धाम का और यात्रा का निरीक्षण किया है। इस बीच ग्रामीणों के साथ बैठकर बद्रीनाथ यात्रा को लेकर विचार विमर्श किया गया। बद्रीनाथ की यात्रा किस तरीके से चलाई जाए, वहीं देवस्थानम बोर्ड के सदस्य होने के नाते यात्रा व्यवस्थाओं और मंदिर की पूरी तैयारी का जायजा लिया है। वहीं ग्रामीण और मंदिर एक समन्वय के साथ यात्रा चलाने के विचार विमर्श किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी बातें विधायक जी के सामने रखी। कहेंगे कि यात्रा रोक दिए जाए, क्योंकि जब सरकार ने चलाई दी तो मतलब अपनी व्यवस्था पर चलाए। वो हमारे गांव में कोई ना आए, यात्री हमारे गांव में कोई ना आए, ना नंदा मंदिर में आए, ना उर्वशी मंदिर में दर्शन करने आए। हमारे गांव में कोई यात्री ना आए वो बद्री नारायण दर्शन करे सीधा चले जाएगा। कोरोना महामारी व जिले में हो रही भारी बरसात के बीच शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे बागेश्वर पहुंचे, जहां मंत्री ने हरेले पर्व का जिले के 5 अलग अलग विद्यालयों में पहुंचकर वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम के दौरान लोगों से संबोधित होते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि हरेला पर्व तक पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से भी वृक्षारोपण करके पर्यावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए सभी के सहयोग की बात करी है। वहीं वृक्षारोपण कार्यक्रम में विधायक चंदन राम
रामदास, भाजपा जिला अध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट सहित कपकोट विधायक बलवंत भौरियार मौजूद रहे। के रूप में जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक के लिए इन बच्चों की व्यवस्था हमने बहाल कर दी है और सेकंड काउंसलिंग भी हम करने जा रहे हैं। तो जो भी शिक्षकों पहाड़ों में लगातार बारिश जारी है। इस कारण ये नए पेड़ पौधे के रोपण के लिए उपयुक्त समय बना हुआ है, जहां एक हफ्ते तक प्रदेश भर में वन महोत्सव मनाया जाएगा, जिसके तहत पौधे रोपण किए जाएंगे। चमोली जिले के विभिन्न भाग में वन विभाग द्वारा पौधे रोपित किए जा रहे हैं। आपको बता दें, नगर पालिका गौचर अध्यक्ष अंजू बिष्ट व वन सरपंचों ने पौधारोपण किया। वहीं चेयरमैन का कहना है कि निर्माण कार्य में पेड़ पौधे कट रहे हैं, पर्यावरण बचाने के लिए 2 गुने पेड़ लगाने जाने चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। हमारे उत्तराखंड सरकार और वन विभाग की तरफ से जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक जो है इसको मनाया जाता है और इसमें लोगों को प्रेरित किया जाता है कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं और ताकि हमारा पर्यावरण जो है हरा भरा रहे। और इसी के तहत आज भटनगर वन पंचायत में हमारे यहाँ पे माननीय अध्यक्ष नगर पालिका गोचर और सभासद और यहाँ पे सरपंच भटनगर के द्वारा यहाँ पे जो है वन महोत्सव के कार्यक्रम में पौधरोपित की गई है। हरेला कार्यक्रम के तहत एस्कोट से आराकोट अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान अभियान के तहत जिले के प्रभारी मंत्री कैबिनेट अरविंद पांडे ने विभिन्न प्रजाति के पौधे का रोपण किया है, जहां अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाने और उनके संरक्षण की अपील करी गई है। मंत्री ने शीघ्र प्रदेश में बीपीएड और बीएड प्रशिक्षितों को रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने की बात भी कही है। सभी विद्यालयों में शिक्षिकाओं की नियुक्ति का आश्वासन दिया है, जिस पर मंत्री ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला ने विकास कार्यों खंड में पंचायतों में आ रही समस्याओं के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा और पंचायतों को मजबूत करने के लिए सुझाव पत्र भी दिए। पहले आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को, आम जनमानस को हरेला के बाद बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जैसे वृक्ष पौधा अपने व्यक्तित्व से मानव जाति की हिफाजत करता है, ऑक्सीजन व्यक्ति जीवन बचाता है, लंबा जीवन देता है, स्वस्थ जीवन देता है, ऐसे व्यक्ति भी उसके जीवन में हमेशा ऐसा उसका व्यक्तित्व होना चाहिए ताकि वो अपने माध्यम से बच्चियों को, नई उम्र के बच्चों को मोटिवेट कर सके, उनको आगे बढ़ाने में। सरकारी अस्पतालों में खुले जन औषधि केंद्र में पिछले लंबे समय से दवाइयों की भारी कमी और वित्तीय अनियमितताओं का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने सचिव औषधि भारत सरकार, औषधि ब्यूरो भारत सरकार, स्वास्थ्य सचिव उत्तराखंड जिला रेड क्रॉस सोसाइटी नैनीताल व राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी को नोटिस जारी करते हुए 21 दिनों के अंदर विस्तृत जवाब मांगा है। साथ ही साथ कोर्ट ने पूछा है किन किन वजहों से जन औषधि केंद्रों में दवाइयां नहीं आ रही। कोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए 3 सप्ताह बाद तिथि नियत की गई। आपको बता दें कि हल्द्वानी निवासी समाज सेवी अमित खोलिया द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा गया था कि नैनीताल जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में गरीबों को बाजार मूल्य से कम दामों पर जेनरिक दवाइयों को उपलब्ध कराने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को जन औषधि केंद्रों को खोला गया था और इसका जिम्मा रेड क्रॉस सोसाइटी को सौंपा गया था ताकि आम जन को इससे लाभ मिल सके। मगर लंबे समय से जन औषधि केंद्रों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि दवाइयां उपलब्ध करवा ही नहीं जा रही थी। सरकारी अस्पतालों में जो जन औषधि केंद्र संचालित हैं, जिनमें 90% चीपर जेनरिक मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए केंद्र सरकार की स्कीम है, तो नैनीताल जिले में उनकी बदहाली के संबंध में और पिछले 8 महीनों से उनमें कोई दवाई नहीं मंगाई जा रही और जो उसकी संचालन करने वाली रेड क्रॉस एजेंसी है डिस्ट्रिक्ट ब्रांच, उसके द्वारा कई अनियमितताएं बरती गई हैं, जिस पर आज ऑनरेबल कोर्ट ने सुनवाई करते हुए
केंद्र सरकार के फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट को और ब्यूरो ऑफ फार्मा और राज्य सरकार के मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट और रेड क्रॉस सोसाइटी को नोटिस जारी किया और 3 सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए। खबर सितारगंज से है, जहां कोतवाल सलाउद्दीन ने निगरानी बढ़ाने आदि को लेकर कोरोना योद्धा के रूप में अवैतनिक रूप में तैनात एसपीओ के साथ विचार विमर्श किया और उन्हें सतर्कता से कार्य करने के निर्देश जारी किए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बरसात तेज होने के बाद एसपीओ की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। प्रत्येक एसपीओ अपनी जिम्मेदारी का समाज के प्रति कर्तव्य समझकर ईमानदारी से निर्वहन करे। कोतवाली परिसर में एसपीओ के साथ बातचीत में कोतवाल सलाउद्दीन ने कहा कि किसी भी महामारी काल में प्रशासन के साथ नागरिकों की अपनी जिम्मेदारी बनती है। जो भी एसपीओ कोरोना योद्धा के रूप में आवंटित किए गए हैं, तैनात किया गया है, अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरी तरह सतर्क रहकर निगरानी कार्य करें। अवैतनिक योद्धा एसपीओ जो बनाए गए हैं पुलिस की तरफ से, जो दिन रात लगातार ड्यूटी करते हैं, उनके लिए क्या परेशानी आ रही है ड्यूटी में और क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके संबंध में मीटिंग बनाई गई थी। कहाँ क्या क्या परेशानी आ रही है उनके बारे में पूछा गया था। उनकी परेशानी हम कैसे दूर कर सकते हैं, उनकी ज़रूरत कैसे कर सकते हैं, उस संबंध में यहाँ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। सभी को बुलाया गया था, सबके मशवरे लिए गए हैं और जो जो ज़रूरियात है उनकी पूर्ति के लिए उच्च अधिकारियों को उनसे अवगत कराया। सितारगंज में बरसात के बाद देवा नदी ने बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया। कई घरों में इसका पानी प्रवेश कर गया है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। तहसीलदार ने स्थिति का जायजा लेने के लिए पटवारी को मौके पर भेज दिया। आपको बताते चले कि थाना नानकमत्ता क्षेत्र अंतर्गत टुकड़ी बिछवा गांवों के पास देवा नदी में उफान आने से इसका पानी कई घरों में घुस गया है। ग्रामीण जरूरी सामान, बच्चे, मवेशी आदि लेकर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। नदी के उफान से गांव को बर्बादी का खतरा बना हुआ है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तरकाशी में नालूड़ा के पास भागीरथी नदी का अचानक से जल स्तर बढ़ जाने से नदी के बीच टापू में 4 गाय पिछले 8 दिनों से फंसी हुई थी। ग्रामीणों ने स्वयंसेवी राजेश रावत के नेतृत्व में इन्हें निकालने की कोशिश की, लेकिन नदी का बहाव तेज होने के साथ ही संसाधन न होने से चारों गायों को नहीं निकाला जा सका। लेकिन जब तक आपदा कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी गई, तब तक एसडीआरएफ ने मोर्चा संभालते हुए रस्सी के सहारे नदी के बीच टापू में पहुंचकर सभी गायों को रस्सियों के सहारे नदी के किनारे पहुंचाकर सफल रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया।
ननूना के समीप भागीरथी नदी में ग्राम सभा टिस्सारी के 4 मवेशी है जो भागीरथी नदी में फंस चुके थे, जिस कारण स्थानीय लोगों ने मुझराजेश रावत को दूरसंचार के माध्यम से अवगत करवाया गया था। तत्काल मौके पर SDRF और मुझराजेश रावत द्वारा भागीरथी नदी से चारों मवेशियों का रेस्क्यू कर जो निकाल दिया गया है। सीमांत खटीमा के गौठिया में आबादी के बीच बह रहे खखरा नाले में डूबकर एक युवक लापता हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची प्रशासन की टीम युवक की तलाश में जुट गई। आपको बताते चले कि गौठिया के कादरी कॉलोनी में रहने वाला युवक सामान लेकर खखरा के किनारे घर वापस जा रहा था, तभी किनारे की मिट्टी ढह जाने से और युवक डूब गया। युवक को लोगों ने काफी दूर तक बहते हुए देखा, लेकिन पानी का बहाव युवक को कोई अता पता नहीं चला। युवक के डूबने की सूचना उप जिलाधिकारी निर्मला भट्ट, सीओ कोतवाल सहित फायर के लोगों को दे दी गई है। प्रशासन ने युवक की तलाश की है। NDRF की टीम बुलाई गई और तलाश में जुट गई। भतीजा है मेरा और सामान लेके आ रहा था, सामान लाते थे, मट्टी के किनारे चल रहा था, उससे मट्टी को ढाई उसके मट्टी के साथ ही नीचे चला गया। एक बार हाथ दिखे, उसको दोबारा नहीं दिखा। तो अभी मुझे जानकारी में आया था समीरपुर के बीच है, 70 ईयर उसकी एज है, वो नाला पार कर रहा था। नाला पार करते हुए संज्ञान में आया है कि जो है उसको चल के अपना नाले में गिर गया और इसके कारण सातों दिन में उसके हाथ बहता हुआ दिख रहा था, उसके हाथ पानी में बाहर दिख रहा था, लेकिन आगे जाकर जो है वो पानी में ही खो गया है। तो पॉस्को न्यायालय हल्द्वानी में पेश करने के बाद जिला कारागार नैनीताल लाया जा रहा कैदी नैनीताल के 2 गांव के समीप चलती गाड़ी से खतरनाक खाई में कूदकर फरार हो गया। नैनीताल पुलिस ने 2 गांव और उसके आसपास के इलाके में 2 बजे रात में जंगलों में कॉम्बिंग करके सड़क के आने जाने वाले वाहनों पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन अभी तक पुलिस को सफलता प्राप्त नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक ठाकुर द्वारा मुरादाबाद यूपी निवासी भावेश पुत्र राजपाल सिंह नाम के कैदी को एक पुलिसकर्मी व एक होमगार्ड हल्द्वानी में पॉस्को न्यायालय में पेश कर जिला कारागार नैनीताल जा रहे थे, तभी वहां जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर 2 गांव के पास चलती गाड़ी से खतरनाक खाई की ओर कूदकर फरार हो गया। कल शाम को लगभग 5 बजे के लगभग काशीपुर पुलिस के डॉक्टर अड्डे के अतिथि को लेकर के जिला कारागार नैनीताल में दाखिल करने को आ रहे थे। मैं तकलीफ गाँव से तो ये 2 गांव के पास ही चलती गाड़ी से कूद गया। तो हम तब से लगातार सही बैरियर पर सभी क्षेत्र में हम लोग आज तक गाँव में चेकिंग कर रहे हैं और आज सुबह से भी हम लोग जंगल में तलाश कर रहे हैं, कॉम्बिंग कर रहे हैं और आने जाने वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। पचवादून क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार ऐसे मामले सामने आते चले जा रहे हैं। विकास नगर में अभी तक 2 रोज पहले नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था और यहां एक बार फिर से नाबालिग लड़की से पड़ोस के एक युवक द्वारा छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आ गया है, जिसमें पीड़ित नाबालिग के परिजनों की तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामला इस प्रकार है कि कल देर रात्रि एक व्यक्ति द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी के संबंध में एक तहरीर दी गई, जिसके संबंध में जो है थाना विकास नगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम रवाना की गई। टीम के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया और माननीय न्यायालय पेश किया गया। पर्वतीय इलाकों में समय धान रोपाई अपने चरम पर पहुंच गई है। साल धान रोपाई का नजारा बदला सा लग रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों में नौकरी और पढ़ाई के लिए गए युवा इन दिनों अपने गांव आ गए हैं और जिससे धान रोपाई की रौनक और भी ज्यादा बढ़ गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बरसात का मौसम पहाड़ों में धान की रोपाई के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। नैनीताल जिले के बेताल घाट क्षेत्र में बड़ी संख्या में धान की फसल की पैदावार होती है। यहाँ देश भर में प्रसिद्ध बासमती चावल उगाया जाता है। इस बार कोरोना संक्रमण के कारण अपने गांव का रुख कर चुके प्रवासी अपने परिवार के साथ मिलकर धान की रोपाई कर रहे हैं। बेताल घाट में बहने वाली कोशी नदी यहाँ के लिए वरदान से कम नहीं है। इस इलाके में धान की सब्जियों का उत्पादन किया जाता है।
पिछले 8 से 10 सालों में इस इलाके में काश्तकार जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें मुनाफा भी हो रहा है। रेट इसका सही है, फिर उस टाइम उनका कम था रेट उसका, उस बासमती का, और बढ़िया ठहरी वो बासमती से पहले की, उसको खुशबूदार ठहरी है। और आपकी बासमती जो है खुशबू नहीं ठहरी, रेट ज़्यादा ठहरा, रेट 2 कुंटल भी हो जा रहे हैं, और हम भी 2 किलो ले रहे हैं तो 2 कुंटल हो जा रहे हैं। माहौल नहीं था ये, अब ये कोरोना जब से आए हैं, बच्चे घर में आ गए हैं, तो क्या कर सकते, एक साथ परिवार है और कभी कभार उस परिवार में लड़ाई झगड़ा ऐसे ही हो रहा है, और जो है दोनों है, बुराई भी हो रही है और अच्छाई भी है। लेकिन क्या करते हैं, इस माहौल में बच्चों के पास पैसा नहीं है, क्योंकि 2-3 महीने वहाँ खर्च करके जो उन्होंने कमाया उसको वो फूंक के आ गए। अब वो खाली हाथ घर आए हैं, माँ बाप सोच रहे हैं कि कुछ आए होंगे, न तो माँ बाप के पास है न बच्चों के पास है, बच्चे ऐसे पड़े। कोरोना संक्रमण ने भले ही दुनिया में कहर ढा रखा हो, लेकिन वापस लौटे प्रवासी परिवार क्षेत्र में ग्रामीणों के साथ धान रोपाई उत्सव अपने परिवारजनों के साथ मिलकर मना रहे हैं। नैनीताल से के न्यूज़ इंडिया के लिए कांता पाल की रिपोर्ट। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।